जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया है, उत्तराखंड में परमार वंश या गढ़वाल में परमार वंश। और आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कुमाऊं में चंद्रवंश। तो ज्यादा नहीं कहते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा पहले रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। कि हमने देखा था कि उत्तराखंड के इस भूभाग में, ठीक है, जब भी पढ़ना है तो जो हमने पिछली कक्षा में हमने रिवीजन किया या हमने उस चीज को पढ़ा, पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पिछला देखना है, जिससे कि हमको पढ़ने में सहूलियत मिले। ठीक है, तो हमने कहा था कि उत्तराखंड के इस भूभाग पर दो राज संज्ञा यहाँ पे शासन कर दी। जो यहाँ पे गढ़वाल वाला क्षेत्र है उसको तुम्हारे पास कौन कर था? परमार वंश। यहाँ पे तुम्हारा कौन था? चंद्रवंश। ठीक है, और चंद्रवंश में पिछली कक्षा में हमने चर्चा करी थी बाज बहादुर चंद के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हमने बाज बहादुर चंद के, फिर आज इसके बाद जो बाज बहादुर चंद, अब देखो उस टाइम की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से थी। आपको पता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे? पृथ्वीपति शाह थे। ठीक है, पृथ्वीपति शाह थे, बशर्ते इनकी यहाँ पे शासिका तुम्हारे पास कौन थे? इनकी महारानी कर्णावती। ठीक है, संरक्षिका के तौर पे शासन कर दी, क्योंकि इनकी उम्र उस टाइम पे मतलब कि राजा के योग्य नहीं थी। ठीक है, फिर पृथ्वीपति शाह के हमने कहा था कि जब यहाँ पे पृथ्वीपति शाह शासन करते तो बाज बहादुर चंद ने यहाँ पे किसका साथ दिया था? 1655 में किसका साथ दिया था? शाहजहाँ का साथ दिया था। खलीतुल्ला के नेतृत्व में इन्होंने यहाँ पे जीत लिया था। और बाज बहादुर चंद ने यहाँ से हमारे गढ़वाल से मां नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा के मल्ला महल में स्थापित किया था। ठीक है, मतलब कि अब उस टाइम पे जो राजनीतिक स्थिति बनी थी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, वो कहीं ना कहीं कैसी रही होगी? अच्छी नहीं रही होगी, क्योंकि आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, अब बाज बहादुर चंद के बाद हमारे पास कौन आते हैं? उद्योग चंद। उद्योग चंद, ठीक, इसका तुम्हारा कौन आता है? ज्ञानचंद। फिर आता है तुम्हारे पास जगत चंद। इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी चार के चार राजा हैं, चाहे तुम्हारे पास बाज बहादुर चंद है, उद्योग चंद, ज्ञानचंद और जगत चंद, ये सारे के सारे तुम्हारे पास किसके समकालीन रहे होंगे? फतेहपति शाह के समकालीन थे। ठीक है, आज का अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि परमार शासक फतेहपति शाह के समकालीन इनमें से कौन थे, और इसमें से तीन दे देगा और एक कोई अलग दे देगा। ठीक है, तो इसके शासनकाल में सर्वाधिक यहाँ पे राजा समकालीन हुआ करते थे, बाज बहादुर चंद, उद्योग चंद और ज्ञानचंद और जगत चंद। ठीक है, मतलब कि आज हमारे क्लास में है उद्योग चंद, और इसके समकालीन तुम्हारे कौन है? फतेहपति शाह। ठीक है, अब देखो जैसे पृथ्वीपति शाह वो होते हैं, फिर इसका तुम्हारा मेदिनी शाह को बनना था, लेकिन आपने परमार वंश में पूरा पढ़ लिया कि किस प्रकार से उसने सुलेमान सिखों को वहां पकड़ाया था, और उसके बाद उसने अपने पुत्र फतेहपति शाह को क्यों ना यहाँ पे राजा बनाया। यहाँ इसकी भी समस्या तुम्हारे पास कौन थी? महारानी कटौची रानी। कौन थी? कटौची रानी। और उसने, अब देखो क्योंकि उसमें इसकी क्या थी, तुम्हारी उम्र कम थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं उद्योचन यहाँ पे जैसे राजा बनेगा और गढ़वाल पे तुम्हारे पास इसके राजा के छोटी उम्र का फायदा उठाएगा और गढ़वाल में सबसे पहले क्या करेगा? अटैक करेगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट लेना कि इसने 1678 में बदाणगढ़ का किला जीता। किसने? इसमें ये कि 1678 में किसने? उद्योचन ने बदाण बदाणगढ़ का किला जीता। अब ढंग से देखो। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लिखना कि जो तुम्हारे पास उद्योचन थे, इसके यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण सेनापति थे। कितने थे? तीन महत्वपूर्ण सेनापति थे, जिसने तुम्हारा जो पहला सेनापति था उसका नाम था हीरो देवबा। क्या था? हीरो देवबा। दूसरा नाम क्या था? शिरोमणि जोशी। क्या था? शिरोमणि जोशी। अब तीसरा तुम्हारे पास क्या था? मैसूर शाह। ठीक है, तो जब 1678 में जैसे ही राजा बनता है, तो यहाँ पे फतेह शाह के छोटी उम्र का फायदा उठाते समय जब ये गढ़वाल के बदाणगढ़ के किले को जीता है, तो उस टाइम पे इसका सेनापति जो नेतृत्व करता तुम्हारा कौन था? मैसूर शाह। और इसमें इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लेना कि इसमें इसके सेनापति मैसूर शाह की तुम्हारी क्या क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है, मतलब कि वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक हो गया। तो पहला इसने क्या काम किया? बदानगढ़ पे अटैक किया 1678 में। ठीक है, और यहाँ पे मैसूर शाह की यहाँ पे डेथ हो जाती है। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लेना कि इसके शासनकाल में एक मराठा राज कवि थे, उनका नाम तुम्हारे पास क्या था? मतीराम था। ठीक है, और ये एक मराठा कवि थे जो कि साहू जी के दरबारी कवि भी थे, और जब ये यहाँ पे गढ़वाल में आए थे तो उस टाइम पे यहाँ पे कौन रहे होंगे? उद्योग चंद रहे होंगे। और जब ये उद्योग चंद के शासनकाल में यहाँ पे आते हैं, चंद वंश के कुमाऊं में आते हैं, तो यहाँ पे एक पुस्तक लिखते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं? फूल मंजरी। क्या लिखते हैं? फूल मंजरी। ठीक है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में आता है कि फूल मंजरी नामक पुस्तक किसकी है, तो मतीराम की है। अगर फूल मंजरी के कौन लेखक? मतीराम। किसके समकालीन रहे होंगे या किसके दरबारी कवि रहे होंगे? तो उद्योतन के दरबारी रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लेंगे, सबसे महत्वपूर्ण लिख देने की, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि गढ़वाल में जो स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किसे कहते थे? फतेहपति
शाह को कहते थे। उसी प्रकार से चंद्रवंश में जो तुम्हारे पास स्थापत्य कला, कौन सी कला? स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किसे कहते हैं? उद्योगचंद को कहते हैं। इसको ढंग से जाना, उद्योगचंद को चंद्रवंश में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहते हैं। देखो स्थापत्य का मतलब तुम्हारे क्या होता है? स्थापत्य मतलब कि उस टाइम पे तुम्हारे जितने बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, मंदिरों का निर्माण हो रहा है, ठीक है, बड़े बड़े भवनों का निर्माण हो रहा है, तो हम उसे कौन सी कला कहते हैं? स्थापत्य कला कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि उद्योगचंद के शासनकाल में बहुत सारे मंदिर बने होंगे, बड़े बड़े भवन बने होंगे, ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहते हैं। और इस उद्योगचंद ने क्या क्या चीजें बनाई थी, थोड़ा सा इसको नोट कर देना। एक लिखना तल्ला महल, क्या लिखना? तल्ला महल, क्योंकि मल्ला महल को रुद्रचंद ने बना लिया था, ठीक है। फिर तुम्हारे पास रंग महल, कौन सा महल? रंग महल। सबसे इंपॉर्टेंट एक है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, कौन सा है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। और पार्वतीश्वर मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर बनाया था। दसों का छज्जा और दशहरा भवन बनाया था। और बरारे में सोमेश्वर मंदिर, जो तुम्हारे पास अल्मोड़ा में कहाँ पर है? सोमेश्वर घाटी में तुम्हारे पास कौन सा है? अल्मोड़ा के सोमेश्वर घाटी में जो सोमेश्वर मंदिर भी है, वो भी तुम्हारा किसने बनाया था? उद्योगचंद ने बनाया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कौन कौन से? तल्ला महल, रंग महल, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर, दसों का छज्जा, दशहरा भवन और सोमेश्वर मंदिर, ठीक है। ये तुम्हारा किस बनाया था? उद्योगचंद ने। इसमें थोड़ा सा एक चीज कभी आप कंफ्यूज मत होना है। एक इससे पहले आपने पढ़ा था उद्यानचंद, क्या पढ़ा था? उद्यानचंद, ठीक है। थोड़ा इसमें एक चीज नोट करना, उद्यानचंद ने याद रखने की चंपावत का बालेश्वर मंदिर बनाया था। क्या बनाया था? चंपावत का बालेश्वर मंदिर बनाया था, ठीक है। मैंने कहा था ना कि उसने अपने दादा गरुड़ ज्ञानचंद के उसके लिए क्या कराया था? तुम्हारे पास बालेश्वर मंदिर का क्या कराया था? निर्माण किया था। और ये तुम्हारे पास कहाँ पर पड़ता है? चंपावत में। चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? उद्यानचंद ने, ठीक है। इसमें उद्यानचंद है, उद्योगचंद नहीं है, ठीक है। लेकिन जो उद्योगचंद है उसने भी एक बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन जो तुम्हारे पास बालेश्वर मंदिर है वो तुम्हारे पास कहाँ है? पिथौरागढ़ में। कहाँ है? पिथौरागढ़ में। तो अगर आता है कि बालेश्वर, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? उद्यानचंद ने किया था। लेकिन आता है कि पिथौरागढ़ के बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस चंद शासन ने किया था? तो उद्योगचंद ने। अब देखो इसने इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया, रंग महल, जो भी महल है, तल्ला महल है, त्रिपुरेश्वर मंदिर है, इतने विभिन्न प्रकार के इसने यहाँ पे स्थापत्य कला का वो किया था। इसलिए उसके काल को हम स्थापत्य कला का क्या कहेंगे? स्वर्णिम काल कहेंगे, ठीक हो गया। और इसमें अब देखो इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम, अब देखो इसके बाद इतने युग तुम्हारे पास क्या है? सेनापति है, ठीक है। सबसे योग्य इसके पास सेनापति है। तो कहीं ना कहीं क्या करेगा कि जो डोटी है इस पे तुम्हारे पास क्या करेगा? अटैक। मैंने कहा था कि उस टाइम पे तुम्हारे कौन थे? इसके पश्चिम में तुम्हारे पास कौन है? पूरब में डोटी शासक है। और डोटी में शासन करने वाला तो कौन क्या कहते हैं? मल के कहते हैं, मल या पाल क्या कहते हैं? पाल। और उस टाइम पे जब यहाँ पे उज्जैन था, तो उस टाइम पे डोटी के राजा मतलब कि इसके समकालीन तुम्हारे कौन थे? देवपाल। कौन थे? देवपाल थे। उस टाइम डोडी के साथ तुम्हारे पास कौन थे? देवपाल थे। और इससे पहले चाहे तुम्हारे पास लक्ष्मी चंद आया, चाहे तुम्हारे पास कोई भी चंद आया, लेकिन भारतीय चंद वो पहला शासक था जिसने कि डोडे की दास्ता को खत्म करने के लिए डोडे पर क्या था? अटैक किया था। और इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लेना कि उद्योग चंद वह दूसरा चंद शासक होगा जो कि डोडी पर तुम्हारे पास क्या करेगा? अटैक करेगा। सबसे पहले इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेना कि भारतीय चंद के बाद उद्योग चंद वो पहला चंद शासक था जिसने कि डोटी पर क्या करा था? अटैक किया था। तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट लेना कि इसने 1682 में डोटी पर तुम्हारा क्या करा था? अटैक किया था। और इस टाइम भी यहाँ का तुम्हारे पास सेनापति, सॉरी क्या था, यहाँ का राजा था तुम्हारे पास कौन था? देवपाल था। इसमें थोड़ा सा एक चीज पॉइंट लेना कि इसका तुम्हारे को था देवपाल था, ठीक हो गया। और अब देखो जब ये 1682 में यहाँ पे डोडी पर अटैक करता है और उसको जीत भी लेता है, ठीक है। लेकिन जब ये डोडी को जीत लेता है तो उसके बाद उस खुशी में ये तुम्हारे पास कहाँ जाता है? प्रयाग में। तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास प्रयागराज है उसके एक रघुनाथ घाट कहाँ जाते हैं? रघुनाथ घाट में स्नान करने को जाते हैं। कि जब इन्होंने यहाँ पे 1682 में डोडी पर अटैक किया था, वहां पे विजय प्राप्त की थी, तो वो उस उपलक्ष्य में प्रयाग के रघुनाथ घाट पर स्नान करने को जाते हैं। जब इस बीच जब इनकी अनुपस्थिति में फिर दोबारा जो है कि जो तुम्हारे पास देवपाल है वो तुम्हारे पास काली कुमाऊं पर क्या कर देता है? काली कुमाऊं पर कब्जा करता है। क्या करता है? कब्जा करता है, ठीक है। देखो 1682 में उसने अटैक किया, डोडी को हरा दिया, लेकिन जब वो स्नान करने गए तो उनकी अनुपस्थिति में इसने काली कुमाऊं पर तुम्हारा क्या कर दिया? फिर से कब्जा कर लिया। इसका बदला निकालने के लिए अगले साल 1683 में जो तुम्हारे पास अजमेरगढ़ है, क्या है? अजमेरगढ़। इसमें थोड़ा सा जो तुम्हारे पास डोडी थे
डोटी था, क्योंकि हमको डोटी पढ़ना है, ठीक है? आज की डोटी में तो तुम्हारे पास कहाँ है? नेपाल में। लेकिन हम उस टाइम का मध्यकालीन उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे हमको डोटी को पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब देखो, जब तुम्हारे पास डोटी थे, उन डोटियों की तुम्हारे पास एक थी ग्रीष्मकालीन, कौन सी राजधानी थी? जैसे आजकल आप देखते हैं कि हमारे उत्तराखंड की जो तुम्हारे पास ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? गैरसैंण है, भराड़ीसैंण में, ठीक है? उस प्रकार से डोटियों की ग्रीष्मकालीन राजधानी तुम्हारे कहाँ थी? अजमेरगढ़। कहाँ थी? अजमेरगढ़। और एक तुम्हारे पास कौन सी राजधानी थी? शीतकालीन। कौन सी थी? शीतकालीन थी, ठीक है? और वो तुम्हारी थी जुराइल दीपाइल। कहाँ कहाँ थी? जुराइल दीपाइल। इनकी भी दो राजधानी थी, किनकी? डोटियों की। देवपाल के समय पे डोटियों की दो राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन, अजमेरगढ़ और जुराइल दीपाइल। तो जब 1683 में किसने इस उद्योचन की अनुपस्थिति में देवपाल ने काली कुमार बोले तो आज का चंपावत वाले क्षेत्र पर अटैक कर लिया या कब्जा कर लिया, तो उसके बाद जब 1683 में यहाँ पे यानी कि उद्योचन ने उसके अजमेरगढ़ को क्या किया था? जीत लिया था। सीधे उसकी राजधानी अजमेरगढ़ पर तुम्हारे क्या किया था उसने? अटैक कर लिया था, ठीक है? लेकिन उसमें उसका एक सेनापति था, कौन? हीरो देवबा। कौन था? हीरो देवबा। तो याद रखना कि इस अजमेरगढ़ के अधिकार में इसके सेनापति किसके? हीरो देवबा की मृत्यु हो जाती है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद सही चल रहा था, लेकिन उसके बीच में तुम्हारे पास 1688 में फिर जो तुम्हारे पास कौन है? उद्योगचंद है, वो उसके खिरागढ़ के किले को भी जीत लेता है। अब क्यों जीत लेता है? क्योंकि जब उसने यहाँ पे जीत लिया था, तो बीच में उसको ये कहा था कि तेरे को हमको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इस बीच के 1683 और 5 साल के बीच में वो टैक्स देना बंद कर देता है। इसलिए 1688 में उद्योगचंद फिर से किस पर अटैक करेगा? डोटी पर अटैक करेगा। और उसके एक किला था, उसका नाम तुम्हारा था खिरागढ़ का किला। और इस खिरागढ़ के किले में को भी वो जीत लेता है। और खिरागढ़ की वहां पे तुम्हारे पास क्या होती है? संधि होती है। अगर पेपर में कभी आता है कि खिरागढ़ की संधि कब होती है, खिरागढ़ की संधि तुम्हारे पास कब होती है, तो 1688 में होती है। किसके बीच होती है? चंद राजा उद्योगचंद और डोटी के शासक देवपाल के बीच होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि तुम हमको सालाना तुम्हारे पास क्या देंगे? टैक्स देंगे। क्लियर हो गया? आज इस बीच हो गया, लेकिन इसके बाद फिर 96 तक मानते हैं कि तुम्हारे पास जो कौन है? ये देवपाल है, ये फिर से टैक्स देना डोटी लोग बंद कर देते हैं। इसीलिए 1696 फिर दोबारा से उद्योगचंद अटैक करेगा, और उसमें उसकी शीतकालीन राजधानी, देखो उस टाइम तो उसने कहाँ जीता था? कहाँ पे? अजमेरगढ़ को जीता था। लेकिन इस बार उसके शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल पर भी क्या करता है? अटैक करता है। और इसमें 1696 में इसमें एक हत्या हो जाती है, किसकी? शिरोमणि जोशी की। शिरोमणि जोशी की यहाँ पे डेथ हो जाती है, और ये चंद लोग तुम्हारे पास के यहाँ पे हार जाते हैं। अब देखो, उसने अपने इतने महान 3 सैनिकों को क्या दिया? अपने गवा दिया इन युद्धों में। तो उसने देखा यार कि युद्ध करके कुछ होगा नहीं, इसलिए वो फिर मानते हैं कि जो तुम्हारा उद्योगचंद था, वो शांति की तरफ चलेगा, ठीक है? मतलब कि ऐसे उसमें आध्यात्म की ओर बढ़ गई, ठीक है? उसके बाद उन्होंने राजपाट को छोड़ दिया, सिर्फ 2 साल तक किया, उसके बाद हारने के बाद। तो इसलिए 1698 में फिर उसका पुत्र 1698 से 1708 तक तुम्हारे पास क्या करते हैं? यहाँ पे शासन करता है। उसका नाम तुम्हारे पास क्या था? ज्ञानचंद। अब दूसरा टॉपिक लिखो, ज्ञानचंद। अब देखो, ज्ञानचंद में ज्यादा है नहीं, ठीक है? देखो, हमको उन निराशों के बारे में पढ़ना है जिन्होंने कुछ ना कुछ कार्य किया। अब जैसे भारत चंद्र ने अटैक किया था 12 सालों तक, ठीक है? तो हमने उसको पढ़ा, क्योंकि उसने इस ऐसे ऐतिहासिक किया, ऐसी घटना को अंजाम दिया। लेकिन अब इस बार उद्योगचंद ने भी यहाँ पे मंदिरों का निर्माण किया, चाहे तुम्हारे पास रंग महल है, तल्ला महल है, ठीक है? जो भी है। अब इसके बाद तुम्हारे पास ज्ञानचंद ज्यादा करता नहीं है, लेकिन ये क्या करता है कि गढ़वाल पर कितने बार अटैक करता है? 10 बार अटैक करता है। और यहाँ पर 1699 कितने में? 98, एक साल, मतलब कि जैसे राजा राजा की गद्दी पर बैठेगा, अगले साल तुम्हारे पास 1699 में बदानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को कहाँ लेता है? अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में। देखो, नंदा देवी, एक नंदा देवी का मंदिर तो हमारे पास नोटी में भी है, जो मेन मंदिर है, ठीक है? तो लेकिन एक तुम्हारे पास कहाँ भी है? अल्मोड़ा में भी है, ठीक है? तो ये याद करता है कि बदागढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को चुरा करके अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित कर देता है, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट, फिर इसके बाद देखो, कोई हमारी मूर्ति को ले जा रहे हैं यहाँ से, तो कहीं ना कहीं गढ़वाल का राजा तुम्हारा क्या करेगा? अटैक करेगा। और आपको पता है कि ज्ञानचंद के समय भी इसका समकालीन तुम्हारे पास कौन सा गढ़वाल शासक था? फतेह शाह था। तो 1703 में दुधौली का युद्ध होता है, किसके बीच होता है? यहाँ पे एक पॉइंट ना कि दुधौली का युद्ध होता है, फतेह शाह वर्सेस ज्ञानचंद। ज्ञानचंद के बीच में दुधौली का युद्ध होता है, कब? 1703 में।
अब उसके बाद जब यहाँ पूरे गढ़वाल को भी जीत लेगा, उसके बाद इसके पिता, याद करो कि 1696 में इसके पिता क्या हुए थे, यहाँ पे हार गए थे, तो अपने पिता के बदले के लिए ये डोटी पर तुम्हारे पास क्या करता है, अटैक करता है। तुम्हारे पास कौन, ज्ञानचंद, कौन करता है, ज्ञानचंद करता है। अब फिर उसके बाद ज्ञानचंद सेकंड है, ठीक है, ज्ञान, इसको ज्ञानचंद मत करना, इसको ज्ञानचंद द्वितीय करना, क्योंकि पहला ज्ञानचंद तुम्हारे पास कौन था, जिसको कि गरुड़ की उपाधि दी थी फिरोज शाह तुगलक ने, वो तुम्हारे पास कौन था, गरुड़ ज्ञानचंद। तो ये इस पे ज्ञानचंद सेकंड कर देना इसको। और इसमें इतने आएगा कि इसने क्या किया, दो अटैक किया था, डोटी पर अटैक किया था, और इसने हमारी नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा के मंदिर में स्थापित किया था, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक याद करने की, देवल और ध्योल, ठीक है। देवल और का भी पेपर में आता है कि ध्योल क्या है, क्या है, ध्योल और देवल क्या है, ठीक है। तो देवल जो ज्ञानचंद द्वारा, किसके द्वारा, ज्ञानचंद के द्वारा सोर और सिरा, सोर और जो आज का डीडीहाट और आज का पिथौरागढ़ है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ज्ञानचंद के द्वारा बनाए गए मंदिरों को क्या कहते हैं इतिहास में, देवल और ध्योल कहते हैं। जो जो वहाँ के स्थानीय निवासी होंगे पिथौरागढ़ के ना, तो उन लोगों का भी जाना है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो मंदिर होंगे उनको अगर कहीं पे आ रहा है देवल आ रहा है, या तुम्हारे पास क्या आ रहा है, ध्योल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका संबंध किस संघ शासक से होगा, ज्ञानचंद सेकंड से होगा। थोड़ा आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा यहाँ पे ज्ञानचंद द्वितीय ने किस प्रकार से गढ़वाल पर क्या कहते हैं 9 बार अटैक किया, और यहाँ पे स्वर्ण मूर्ति को भी, नंदा देवी की मूर्ति को कहाँ ले गए थे, कुमाऊं में नंदा देवी के मंदिर में स्थापित कर दिया, ठीक है। कभी कभार अगर आता है कि नंदा देवी का मंदिर कहाँ है, ठीक है, तो अगर अल्मोड़ा, देखो अगर चमोली आएगा तो चमोली में भी है, ठीक है, लेकिन अल्मोड़ा में भी है, ठीक है, क्योंकि नंदा देवी आप लोगों को मैं पहली कक्षा में बता चुका हूँ कि हमारे संयुक्त रूप से एक तुम्हारे पास क्या है, एक संयुक्त यात्रा है, जैसे नंदा देवी राजा था, ठीक है, उसमें कुमाऊं के लोग भी उतने भाग लेते हैं और गढ़ा के लोग भी उतने भाग लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जगत, अब इसका तुम्हारा इसका पुत्र तुम्हारे पास कौन आता है, जगत चंद आता है, ठीक है। जगत चंद में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको क्या कहते हैं, कुमाऊं का स्वर्णिम, ठीक है। सबसे पहले हमेशा देखो कि सिचुएशन कैसी रही, ठीक है। कोई भी राजा पढ़ रहे हो आप, चंद्रवंश पढ़ रहे हो, जिस राजा के समय में राजनीतिक स्थिति मतलब होता है कि उस टाइम पे जो उसके समकालीन राजा हुआ होंगे उनके बीच उनके संबंध किस प्रकार होंगे, उससे हम कहते हैं राजनीतिक संबंध, ठीक है। जो उनके पॉलिटिकल रिलेशन होंगे। अब देखो, अब जैसे आज आजकल आप देखोगे कि हमारे पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन है, ठीक है, पॉलिटिकली कैसे है, चीन के साथ कैसे है, रूस के साथ कैसे है, ठीक है। तो उस टाइम पे कोई ऐसा कोई था नहीं कि उसका कोई देश होगा, तो उस टाइम पे तुम्हारे पास क्या थे, राजतंत्र था, ठीक है। उस टाइम पे तो लोकतंत्र था नहीं, तो यहाँ पे उस टाइम पे क्या था कि बॉर्डर था, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे, पवार थे, पवार थे, यहाँ तुम्हारे पास कौन थे, चंद्र थे। तो हमको यही देखना, जब भी आप पढ़ते हैं किसी राजा को, तो उस टाइम पक्का देखोगे उनके समकालीन, जैसे यहाँ पे डोटी है, तो समझो उस चीज को कि भाई उनके बीच रिलेशन कैसे होंगे, ठीक है। तो अगर रिलेशन अच्छे अच्छे होंगे तो युद्ध नहीं होंगे, अगर रिलेशन गंदे होंगे तो कहीं ना कहीं उनके बीच के होंगे, युद्ध होंगे, जो हम अभी देखते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे तुम्हारे पास कौन आता है, जगतचंद, कौन आता है, जगतचंद। हाँ, इसमें तुम्हारे पास कौन थे, ज्ञानचंद, कौन थे, ज्ञानचंद। उससे पहले उद्योगचंद, और उससे पहले बाल बहादुर चंद। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे पवार थे उस टाइम पे मैंने कहा था कि इन चार राजाओं के समकालीन तुम्हारे पास कौन थे, फतेहपति शाह थे, ठीक है। अब फतेहपति शाह, अब देखो यहाँ पे जगतचंद है, अब जब ये पे अटैक किया तो जगतचंद भी सबसे तुम्हारे पे क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लेने की, सबसे पहले इसमें लेने की, इसको कुमाऊं का क्या कहते हैं, स्वर्णिम काल कहते हैं। अब देखो जब 1708 में ये राजा बनता है, तो सीधा उसके एक साल बाद कितने में, 1709 में ये सीधे तुम्हारे पास कहाँ पे अटैक करता है, गढ़वाल में, कहाँ करता है, गढ़वाल पर अटैक करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इतने पूरी सेना लेके इस प्रकार से हमारे गढ़वाल में आता है कि सीधे कहाँ पहुंच जाएगा ये, श्रीनगर तक। ये पहला राजा है जिसने की हमारी राजधानी को जीत लिया, कहाँ पे, श्रीनगर में। और वहाँ के राजा कौन थे, फतेहपति शाह। अब मानते कि फतेहपति शाह वहां से भागे, तुम्हारे पास कहाँ आगे, देहरादून भागे, कहाँ भागे, देहरादून में भागे। अब बताओ, मतलब कि अब हमारे गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पर भी तुम्हारे पास किसका शासन हो गया, जगतन का। और मानते कि जब इसने पूरे गढ़वाल को जीत लिया, श्रीनगर को जीत लिया, और उस पूरे को एक ब्राह्मण को तुम्हारे पास दे दिया, दान दे दिया, क्या कर दिया, ब्राह्मण को दान दिया। बताओ, एक राजा सीधे राजधानी को लूट ले रहा, और वहां के पूरे को एक ब्राह्मण को क्या दे रहा है, दान दे रहा है। लेकिन वहां पे मैंने कहा था कि तुम्हारे पास कौन थे, पूरे थाने कौन थे, पूरे जिससे कि कुमाऊं सॉरी गढ़वाल का चाणक्य भी कहते हैं। तो फिर जगतचंद से किस प्रकार से हमने कहा था कि जहाँ पवार वंश पढ़ थे वहां पे मैंने कहा था कि जो तुम्हारे पास कौन थे, पूरिया नेथानी थे, उसने अपनी ब्राह्मण बुद्धि से मतलब अपने उससे तुम्हारे पास से कर ले इसको, जगतचंद से फिर से अब दोबारा अपने गढ़वाल को वापस
ले लिया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लेने की, अब जगत देखो ये फौज वो है क्या है, अब ऐसा राजा था कि जिसकी उसमें बहुत ज्यादा शांति थी, क्या थी, शांति थी, ठीक है, चोरी चारी उतनी होती नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए इसको कुमाऊं का स्वर्णिम काल भी कहते हैं, ठीक है। अगर स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहेंगे तो किसे कहेंगे, उद्योगचंद को कहेंगे। लेकिन पूरे उसका स्वर्णिम काल तुम्हारा किसको कहते हैं, जगतचंद को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि डोडियों को भी हरा रखा, डोडी के साथ भी सही है। कुमा यहाँ भी अब गढ़वाल में आप लोग देखोगे 1707 में तुम्हारे पास, अब जैसे औरंगजेब की डेथ हो जाती है उसके बाद भी यहाँ पे पूरे उत्तराखंड पूरे भारत में एक मतलब कि मुगल शक्ति भी धीरे धीरे क्यों जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तो अभी हमको पढ़ना है नहीं, डोडियों के साथ उनको वो टैक्स उनको दे ही रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले तुम्हारे पास कौन थे, ज्ञानचंद, उसने इनको हरा दिया था, ठीक है। और इसके बाद जगतचंद देखो, इसने पूरे गढ़वाल को, जो इतने समय से हमारे बीच युद्ध चल रहे थे, उसने पूरे गढ़वाल की राजधानी को ही जीत लिया, ठीक है। तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज देखो कि 1709 में इसने श्रीनगर पर तुम्हारे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, और एक ब्राह्मण को दान में दे दिया था, जिसे कि बाद में हमारे पुराने थाने ने अपने बुद्धि से तुम्हारे पास जगतचंद से वापस ले लिया था, ठीक है। अब फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसने जुआरियों में तुम्हारे पास क्या लगाया था, टैक्स लगाया था। अगर आप लोग जुआ खेलते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। जैसे दो आप देखो ना, टैक्स तो एक आदमी खेलेगा ना, जो जुआ, जैसे दो आदमी खेले, ठीक है, दो आदमी यहाँ पे पत्ते खेले, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि अगर तू हार भी गया तो तुझको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। और जो जीत रहा है उसको देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए कोई खेलता ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, हम स्वर्णिम काल कहते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसने याद रखने की, जो जगतचंद का इसका एक ताम्रपत्र मिलता है उससे कहते हैं बरन या मुआनी का ताम्रपत्र, ठीक है। ये जगह का नाम है, मुआनी का ताम्रपत्र मिलता है। और उसमें याद रखने की, इस ताम्रपत्र के द्वारा इसमें, इससे हमें ये पता चलता है कि इसका इसका जो पिता था कौन था तुम्हारे पास, ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद का एक तुम्हारे पास जासूस था, क्या था, जासूस था, जो कि हमारे गढ़वाल की बॉर्डर पे इसने जासूसी की। किसने, वीरेश्वर जोशी वैद कुंडी ने। किसने किया था, वीरेश्वर जोशी वैद कुंडी। तो हमें कहाँ से पता चलता है कि वीरेश्वर जोशी वैद कुंडी कोई क्या रहा होगा, जासूस रहा होगा। तो किससे पता चलता है हमको इसकी जानकारी, इस जगतचंद के बरन या मुआनी ताम्रपत्र से पता चलता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जगतचंद ने इसने 1000 कितने, 1000 गायों को ब्राह्मण को तुम्हारे पास क्या करी थी, दान दी थी। इसलिए इसको गो सहस्त्र दान कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो गो मतलब गाय, और सहस्त्र मतलब हजार, सहस्त्र कौन भी कहते हैं संस्कृत में, हजार। तो गो सहस्त्र क्या क्या इसने दान किया। अगर आता है कि गो सहस्त्र दान की उपाधि किस शासक को दी गई, तो जगत को किस दी गई, जगत चंद को दी गई, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा भी क्लास लंबी हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारे पास कौन आएंगे, देवीचंद, कौन आएंगे, देवीचंद, ठीक है। फिर तुम्हारे पास अजीत चंद, फिर कल्याण चंद आएगा, फिर तुम्हारे पास दीपचंद आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे गेंडागढ़ काल देखने को मिलता है, वो हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया इससे पहले क्लास में। उसके बाद देखते हैं कि इसके बाद जो तुम्हारे पास चंद्र वंश है उसका अवनति काल स्टार्ट होगा, क्यों जाएगा, जैसे यहाँ पे देवीचंद आ आएगा, जैसे यहाँ पे देवीचंद, इसके बाद अगला शासक आएगा, उसके बाद कुमाऊं की गति पर यहाँ पूरे कुमाऊं का अवनति काल, कौन सा काल, उन्नति का विलोम क्यों है, अवनति काल शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप लोग देखेंगे 1720 आ गए, 1790 में यहाँ तुम्हारे कौन आगे थे, गोरखा, कौन आगे थे, गोरखा आगे थे। मतलब कि अब धीरे धीरे हम किसके कगार पर, अब चंद्रवंशों के एंडिंग के कगार पर, ठीक है। तो कल की डेट में, कल हम पूरा इसमें पूरा कर लेंगे। जितने लास्ट आगे तुम्हारे पास कौन थे, महेंद्र चंद, कौन था, महेंद्र चंद था। तो कल महेंद्र चंद तक हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक क्लास में हम इसके शासन प्रशासन के बारे में पता करेंगे, फिर हमारा चंद्रवंश भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब वहां से हमने परमार को कंप्लीट कर लिया, यहाँ से चंद्र को कंप्लीट कर लिया, और दोनों तुम्हारे पास कहाँ पे मिल जाएंगे, 1790 में, कहाँ मिलेंगे, 1790 में। उसके बाद तुम्हारे पास पूरे गढ़ तुम्हारे पास किसका हो गया था अटैक, गोरखाओं का अटैक हुआ। फिर हमको पढ़ना है गोरखा, क्या पढ़ना है, गोरखा पढ़ना है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहीं पे अगर कोई दिक्कत होती है समझने में कि कहीं पे कुछ छूट गया, गलत हो गया, तो वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।